Hello learners, I am Apurva Purohit and welcome to a brand new channel Crack Judiciary, a place for all the judicial aspirants, law students and learners. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉज क्या है, हम इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले दो सवाल। कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड? क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है? और दूसरा, ये जो पार्लियामेंट की पावर है अमेंड करने की, जो इसको मिलती है आर्टिकल 368 के द्वारा, वो पावर कहाँ तक एक्सटेंड की जा सकती है? पार्लियामेंट उसमें क्या क्या चीजें अमेंड कर सकता है? दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के कॉन्फ्लिक्ट में आता है वो उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाता है, यानी कि देयर इज अ लॉ और अगर वो फंडामेंटल राइट के कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है तो जो लॉ का वो पार्ट है जो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है वो पार्ट हो जाएगा वॉइड। वहीं पे दूसरी तरफ आर्टिकल 368 एग्जिस्ट करता है जो पार्लियामेंट को पावर दे रहा है अमेंड करने की। तो इस अमेंडिंग पावर के द्वारा क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है? इसी वजह से कुछ कंफ्यूजन होती है और इन कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए काफी सारे अमेंडमेंट एक्ट्स आते हैं और काफी सारे केस लॉज आते हैं जो ये सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या। सबसे पहले जब देश नया नया आजाद हुआ था तो हमें जरूरत फील हुई थी जमींदारी सिस्टम की, एक अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम की। लेकिन जैसे ही कोई भी इस तरीके का लॉ आता तो लोगों में एक आक्रोश पैदा हो जाता। तो उसी आक्रोश को शांत करने के लिए आया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, जहां पे अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम की बात की गई और साथ ही साथ इंसर्ट किए गए आर्टिकल में दो आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 31A और 31B, जो ये कहता है कि अगर स्टेट किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल की एक प्रॉपर्टी लेता है तो उसके लिए कॉम्पनसेट करेगा। ये इसलिए किया गया जिससे कि एक लैंड पे एक प्रॉपर सीलिंग हो सके, एक तरीके से हर तरीके से इक्वल डिविजन हो सके। लेकिन इस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद केस में 1951 में। जब ये चैलेंज हुआ तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके। और जो आर्टिकल 13 है जो ये बात कर रहा है कि अगर कोई लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है तो वो लॉ वॉइड हो जाएगा उस एक्सटेंट तक, वो अमेंडमेंट एक्ट्स पे अप्लाई नहीं होता है। आर्टिकल 13 विल नॉट अप्लाई टू अमेंडमेंट एक्ट्स एंड इट विल ओनली अप्लाई टू ऑर्डिनरी लॉज। यानी कि अमेंडमेंट एक्ट को एक तरीके से इन्होंने ऑर्डिनरी लॉ की कैटेगरी में रखा ही नहीं है शंकरी प्रसाद केस में। इसके बाद में आता है 17th अमेंडमेंट एक्ट। 17th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 9th शेड्यूल ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 9th शेड्यूल ये कहता है कि जो भी लॉज को 9th शेड्यूल में डाला जाता है उनको एक तरीके की इम्यूनिटी मिल जाती है। यानी कि वैसे तो कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है वो उस एक्सटेंट तक वॉइड हो रहा है, लेकिन अगर उस लॉ को 9th शेड्यूल में ऐड किया जाता है तो वो लॉ एक तरीके से इम्यूनिटी इंजॉय करता है और वो एग्जिस्ट करेगा। सिंपल लैंग्वेज में बात ये हो रही है। तो ये 17th अमेंडमेंट एक्ट को सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में चैलेंज किया जाता है 1964 में। तो इसमें भी जो कोर्ट होता है वो सज्जन सिंह का जजमेंट अपहेल्ड करता है और कहता है पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कुछ भी अमेंड कर सके और इवन फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट। तो ये जो जब सेम चीजें हुई तो इसके बाद में बात थोड़ी सीरियस होने लग गई और बात गई लार्जर बेंच के पास में, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के पास। 1967 में 16th अमेंडमेंट एक्ट को ही चैलेंज किया गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। लेकिन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने ओवर रूल किए पहले के सभी जजमेंट, सज्जन सिंह के केस को भी और शंकरी प्रसाद के भी केस को, और ये कहा कि पार्लियामेंट के पास हाँ अमेंडिंग पावर बिल्कुल है लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इंट्रेंसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का और ये बेसिक इनहेरेंट राइट्स है, इसलिए पार्लियामेंट इनको अमेंड नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ गोलकनाथ केस ने ये भी कहा कि आर्टिकल 13 जो है वो अमेंडमेंट एक्ट पे अप्लाई होगा क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट भी लॉज ही हैं। तो ऐसा जो कि पहले कहा था जैसे कि हमने डिस्कस किया, शंकरी प्रसाद में कहा कि आर्टिकल 13 विल नॉट अप्लाई टू अमेंडमेंट एक्ट एंड ओनली अप्लाई टू ऑर्डिनरी लॉज, इसको चेंज करके गोलकनाथ ने कहा है कि आर्टिकल 13 अमेंडमेंट एक्ट पे भी अप्लाई होगा। यानी कि अमेंडमेंट एक्ट में अगर कुछ इस तरह की चीज है जो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्फ्लिक्ट में जा रही है तो वो उस एक्सटेंट तक वॉइड हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके। तो ये 1967 की बात हुई।
जब गोलकनाथ का केस आया तो पार्लियामेंट में भी खलबली बची, गवर्नमेंट में भी खलबली बची कि जुडिशरी ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिन्होंने हमारी सारी पावर को कर्टेल कर लिया है। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इसी परेशानी की वजह से वो लेकर आए 24th अमेंडमेंट एक्ट। 24th अमेंडमेंट एक्ट आया है गोलकनाथ के केस के बाद में, जिस अमेंडमेंट एक्ट में इस तरह की बातें डाली गई, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। यानी कि जो गोलकनाथ के केस से पार्लियामेंट की पावर्स को कर्टेल किया गया था, वो पास वापस से पार्लियामेंट को दी है 24th अमेंडमेंट एक्ट ने। गवर्नमेंट खुद ही ये लेकर आती है अपनी पावर्स को अपने पास रखने के लिए। तो पार्लियामेंट अब इसमें कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स। इसके साथ साथ में वो वापस से इस्टेब्लिश करते हैं सज्जन सिंह वाली बात और शंकरी प्रसाद वाली बात कि आर्टिकल 13 जो है वो अमेंडमेंट एक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। तो आर्टिकल 13 will not apply to amendment acts and only apply to ordinary laws। अब इसके बाद में आता है एक और लार्जर, सबसे लार्जेस्ट बेंच वाला केस, जिसमें 13 जजेस बेंच बैठी थी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का जजमेंट, जो मेरे ख्याल से हर लॉ स्टूडेंट ने, हर जुडिशियल एस्पिरेंट ने अभी तक की अपनी जर्नी में काफी ज्यादा बार इसका नाम सुना होगा, क्योंकि इसी केस के बाद में आया है हमारे पास यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास बिल्कुल सभी पावर है कि वो कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स। तो यानी कि उन्होंने एक तरीके से अपना जो अमेंडमेंट है 24th वाला, उसको वैलिड बताया है, ये कहकर कि पार्लियामेंट हैज एनी पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इसमें एक चीज और लेकर आता है जिसकी वजह से इस केस को कहते हैं बैलेंस्ड अप्रोच वाला केस, क्योंकि इन्होंने किया है कोशिश बैलेंस करने की। इन्होंने गवर्नमेंट को तो खुश कर दिया, पर साथ ही साथ जुडिशरी को भी खुश करते हैं ये कहकर कि इवन फंडामेंटल राइट्स, लेकिन पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है। यानी कि सरकार ये तो बात पे खुश हो गई कि हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड डालकर उन्होंने गेम चेंजर जैसा काम किया। कैसे गेम चेंजर का काम किया? क्योंकि इन्होंने एक लिस्ट दी कि ये जो चीजें हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आ सकती है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि कोई और भी चीज बेसिक स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आ सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वो चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस की तरह एक्ट करती है। मान लीजिए कि मैं आपको एक टेबल गिफ्ट करती हूँ और मैं कहती हूँ आप इस टेबल में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि आप इसका चाहो तो प्लाई बदल दो, आप इसका कलर बदल दो, आप इसमें कोई डिजाइन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आप इसका लेग्स को निकाल के नहीं फेंक सकते, क्योंकि फिर तो टेबल बचेगी ही नहीं ना। तो एक तरीके से आई एम गिविंग यू द पावर कि आप टेबल में जो चेंज लाना चाहें आप वो ला सकते हैं, लेकिन आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कीजिए, क्योंकि ये टेबल एक टेबल की तरह रहनी चाहिए। तो सिंपली इसी को हम रिलेट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियल एलिमेंट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स बनता है, बेसिक बेस बनता है, वो होता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो भले ही आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें, और अमेंड करने की पावर क्यों दी गई है पार्लियामेंट को? क्योंकि सोसाइटी इज ऑलवेज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम के पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन के हिसाब से बना था, बट नाउ द सिचुएशन इज ऑलवेज चेंजिंग एंड हेंस वी नीड अमेंडमेंट्स। लेकिन अमेंडमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो पिलर्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको इंटैक्ट रखे, चाहे उसके अलावा कुछ भी चेंज करे। ठीक है। तो केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सभी चीजों को अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं करेगा। तो ये केस एक बैलेंस की तरह वर्क करता है। इसके बाद में इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस आता है 1975। होता ये है कि 1971 में इंदिरा गांधी बहुत ही भारी मेजोरिटी से जीतती हैं, लेकिन राजनारायण जी इसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल करते हैं, ये कह के कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में मेल प्रैक्टिसेस की वजह से वो जीत हासिल करी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस चीज से सहमति रखता है और इंदिरा गांधी को बार करता है 6 इयर्स तक कोई भी इस तरीके का इलेक्टोरल ऑफिस होल्ड करने से। और ये भी चीज से सहमति रखता है कि जो इलेक्शन है उसमें मेल प्रैक्टिसेस हुई है, इसलिए इलेक्शन इनवैलिड होगा। तो इंदिरा गांधी ये करती है कि एक तो सबसे पहले अपील फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ही साथ लेकर आती है 39th अमेंडमेंट एक्ट, जो इंसर्ट करता है आर्टिकल 329A, जिसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्शन के मैटर्स है प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के और स्पीकर ऑफ लोकसभा के, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। इसके बाद में इंदिरा गांधी नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर करवा देती है प्रेसिडेंट से बात करके। तो
सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी बनता है फ्री और फेयर इलेक्शन से। तो अगर हम लोग इलेक्शन की मैटर्स पे अगर जुडिशियल रिव्यू को रोक देते हैं तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है और ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। वैसे इस दौरान में मोरारजी देसाई की भी सरकार आ जाती है और 39 अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। तो इन दी एंड एवरीथिंग गोज बैक टू बेसिक स्ट्रक्चर का फीचर पे कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एक और केस है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी यही कहा गया था कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक फीचर, एंड इसके अलावा इसमें पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट की पावर है उसको लिमिटेड तरीके से भी यूज करने को कहा। ये कहा कि पार्लियामेंट अपनी अमेंडमेंट की पावर को फ्रीवलेस तरीके से यूज नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ ये कहा कि जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 है जो कि डीपीएसपीज है उनके अंदर एक हारमनी मेंटेन रहनी चाहिए। बेसिकली केस आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद में। जो अमेंडमेंट एक्ट में एक बात बोली गई थी कि अगर डीपीएसपीज में कोई भी इस तरीके से अमेंडमेंट हो रहा है तो वो रहना चाहिए, भले वो फंडामेंटल राइट के ऊपर ओवरराइड क्यों नहीं कर रहा, ओवरलैप क्यों नहीं कर रहा। तो मिनर्वा मिल्स केस के बाद में वो चीज को वापस से बैलेंस किया और वो जो प्रोविजंस थे 42nd अमेंडमेंट्स एक्ट के वो हटाए गए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया उसको। इसके बाद में आज के सेशन का लास्ट केस वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि आया है 1981 में। इसमें ऐसा हुआ था कि जब केशवानंद भारती का केस आया और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई तो पुराने जितने भी अमेंडमेंट्स थे वो सब चैलेंज होने लगे, सब चैलेंज होने लगे कोर्ट में और एक कियोस की सिचुएशन आ गई थी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगी। यानी कि केशवानंद भारती अगर 1973 में आया है इसका जजमेंट तो उसके बाद से जो भी अमेंडमेंट एक्ट्स हैं वो चैलेंज किए जा सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग। उससे पहले 73 से पहले के जो लॉज हैं वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये थे आज की कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के कुछ की पॉइंट्स। तो अगर आप अनअकैडमी पे अभी नहीं आए हैं तो आप आ सकते हैं। यू कैन यूज माई कोड APU10 फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट। इससे आपको एक एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये है अनअकैडमी कुछ फीचर्स। देयर इज अ शेड्यूल दैट वर्क्स फॉर यू, देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर, यू कैन लर्न एनीवेयर एंड एनी टाइम, you can interact with me and other educators available on Unacademy. You can get your doubts cleared, you can take part in live polls and tests and quizzes. इसके अलावा ये कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 18 months, 24 months। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी प्लान ले सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू टू गो फॉर 12 months to 24 months। उसका रीजन ये है कि जो जुडिशरी का कोर्स है वो काफी वास्ट होने वाला है और इस वास्ट कोर्स के लिए आपको इसको कुछ टाइम तो देना ही चाहिए। आई थिंक बग्स बाउंटी आप लोगों का हक। अगर आपको इस वीडियो या अनअकैडमी की किसी भी वीडियो में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नजर आता है आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये कुछ स्पेशल क्लास के फीचर्स हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप अनअकैडमी पर सिर्फ पैसे देकर ही आ सकते हैं तो ऐसा नहीं है। स्पेशल क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देयर आर इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, यू विल टेक पार्ट इन पोल्स, you will get all the notification for the classes you want to attend, you will get the lecture notes and you can learn anywhere and anytime। ये क्रैक जुडिशरी चैनल है जो आप लोगों के लिए नया चैनल लेकर आए हैं अनअकैडमी वाले, और इसमें आपकी हरियाणा राजस्थान सभी एग्जाम्स की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। तो सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको चैनल पे कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, सिर्फ छोटे मोटे वीडियोस हैं, छोटे मतलब कम लेंथ वाले वीडियोस, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको एक्सटेंसिव कोर्स नहीं करना है। एक स्पेशल ऑफर आया है दोबारा से, पहले भी था और अब वापस से आया है 7 days के लिए। ये नाउ और नेवर वाली बात है। अगर 12 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और 24 मंथ्स का ले रहे हैं तो आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सो इट इज अ ग्रैंड अपॉर्चुनिटी। मेरी स्पेशल क्लास आज है फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 10 PM पर। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन एट 10 PM ऑन एन अकेडमी। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।